एवरीवन, देखो फिर से हम लोग तुम्हारे सामने आ गए भाई। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। जितने क्वेश्चन पढ़ाए थे, जितने लाइव में भाई लास्ट तक जो तुम्हारे साथ हम लोग लगे हुए थे बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं यहां पे, और चाहे मैं बात करूं केमिस्ट्री और बायो की, बेटा जितना पढ़ाया था यस उतना सब फंस गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जो लगातार या तो फोन पर बता रहे हैं कि सर जितना आपने पढ़ाया था उतना आ गया, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स सब फोड़ दिया है। आप ये साइंस जो है वो हमें पार करा ले जाएगी। और उसके साथ में तुम यार देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इस समय ऑफलाइन सेंटर में बैठे हुए हैं। सर मतलब मैं सच बता रहा हूं, मैं लिटरली भाई ये बता रहा हूं तुम्हें कि जैसे अभी हम लोग बाहर गए, बच्चे आए आकर के विनीत सर के पैरों पे गिर गए कि कह रहे सर विनीत सर जो आपने पढ़ाया था सेम डिट्टो आ गया। केमिस्ट्री में डेटा तक सेम आ गया है। अगर नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन देखोगे डेटा तक सेम आया है। नाच कंपनी नाच तुमको कितनी बार बताया था भाई, ये सारी चीजें आ गई है। ठीक, तो मतलब मेरी खुशी इतनी ज्यादा खुशी है कि उसको भाई यहां पे ऐसे जाहिर करना बड़ा टफ है। तुम्हें मौका मिलेगा तुम ऑफलाइन सेंटर में जरूर आना मिलने के लिए एक बार, क्योंकि जब आके मिलते हो यार गले तो भाई मजा, मतलब एक वो होता है ना कि एक वाइब्स अलग होती है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी करना ये है कि तुम लोग देखो तैयार होगे कि सर जितनी चीजें हैं वो अब तो कर ली है, हमको जल्दी बता दीजिए आंसर कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, मिला ले भैया यहां पे। तो वीडियो सोल्यूशन जितना भी है, जितनी भी चीजें बेटा वो सारी चीजें तुमको मिलेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एमजेएस फैमिली के साथ में है, और अगर आप एमजेएस फैमिली के साथ में है तो मुस्कुराइए क्योंकि आप एमजेएस फैमिली के साथ में है। चलो भाई देखो, तो स्टार्ट करेंगे। विनीत सर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा सर, यहां पे पीडीएफ से खोल के एक बार क्वेश्चन बताते जाएंगे तुमको आंसर, तो परेशान नहीं होना है। विनीत सर ओवर टू यू। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों अभी सॉल्यूशन से ज्यादा आपको जल्दी है कि आपको मिल जाए क्वेश्चन का आंसर, यानी आंसर की मिल जाए। और प्रशांत सर करके बताते रहेंगे तो मैं एक एक करके आपको आंसर बताता रहूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरा खत्म होगा फिर केमिस्ट्री और बायो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बार यूपीएससी ने केमिस्ट्री और बायो के खूब सारे क्वेश्चन लगभग नोट से आपके सामने पेश कर दिए। फिजिक्स में भी अगर आप सही ढंग से एवीडी यानी अपला वाला ढूंढो, अगर ये वाला रूल लगा तो 1820 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, लेकिन 6 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना था। जो कि ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आए हैं, थोड़ा आवेश में आ जाता कि अरे नहीं इसको भी करूंगा, इसको भी, वो वाला काम नहीं करना था। खैर आओ चलो फिर करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 54 नंबर वाला क्वेश्चन। 54 नंबर वाला क्वेश्चन ये देखिए सर भैया, हमारा केमिस्ट्री का ऊपर है, फिजिक्स का यहाँ पे, पहले सब फिजिक्स बता दीजिए। फिजिक्स का 54 वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा मैक्सिमम डेंसिटी। तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, या फिर मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर उसको केल्विन में चेंज करोगे तो उसमें 273 ऐड करोगे, 277 आंसर आता है इसका। अच्छा एक चीज अच्छा ये केमिस्ट्री से भी है और फिजिक्स से भी है। ये मैं बताने वाला था अभी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से है। अच्छा हाँ, ये भी है कि अगर जैसे मान लो कि अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता, तो वो केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स दोनों में है। टेम्परेचर हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, हीट हो गया, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमारे जय और वीरू की जोड़ी जो है वो हिट है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर वाला क्वेश्चन। पहले आ गए हम लोग। अच्छा रुकिए हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप बताते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ये वाला आ गया। 61 वाला जो, वैसे तो आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन आपका है। 2.5 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, नेट जो पावर हो जाएगा 0.5 डायोप्टर प्लस में आएगा। तो उसको जैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/0.5 यानी +2 मीटर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा आराम से। बच्चे देखिए, बच्चे जो हैं वो आपकी खूबसूरती भी देखना चाहते हैं। ठीक है, खूबसूरती के साथ में आप दिखे पूरा भाई बढ़िया तरीके से बच्चों को। ठीक है, तो खूबसूरती भी देख लो। अच्छा अगला ये जो क्वेश्चन है ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इंडिया में जो अल्टरनेट करंट जो होता है, मतलब घरेलू जो दिया जाता है, वो 50 हर्ट्ज का को होता है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1 चक्कर लगाएगा। अब हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। अब हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, यह बात सबको पता होगा। मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर, तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? डायरेक्शन चेंज हुई 100 बार।
मेरी बात समझ पा रहे हो ना? सर क्या 1/100 आंसर है? हाँ 1/100 आंसर हो जाएगा लफ्ज से। ये कैसे आपने बताया? अरे बस देखिए यहाँ लिखा था। अरे यार तो ये तो आसान सी चीज थी, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना। सर है अभी 63 वाला नंबर क्वेश्चन। अच्छा 63 वाला भी है तो मैं करता हूँ इसको, नहीं तो फिर ये हाँ, जानते हैं ये बस, लुबुल 63 हो जाता है फिर। 63 बढ़िया देखिए इसको ये आ गया भैया छोटा 63 करिए वाला क्वेश्चन। वाह 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 वाह। और ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने ठीक। दिया हुआ है सर। हाँ बताइए। 63 वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पैरेलल जमीन है, ग्राउंड है, उस पर स्लाइड हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। और यहां पे देखो कह रहा 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाता है। अब ये जो 63 वाला आंसर है, इसमें आंसर एनडीए वालों ने गलत दे दिया। इसको कम से कम 20-30 बार हमने लगाया सिर्फ ये जानने के लिए, हो सकता भाई इसी में से कोई आंसर हो। बच्चे भी कसम से सच्ची में मैथ्स में भी 2 आंसर गलत। मैथ्स ये तो अभी मयंक सर बीवीआर सॉल्व करे तो उन्होंने कहा कि 2 क्वेश्चन का आंसर मैथ्स में भी गड़बड़ किया है। खैर इसमें जो आंसर आता है वो 5 न्यूटन आंसर आता है, वो मैंने लिख रखा है। इसको कम से कम 50 बार हमने लगा दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है चलो अब आ गया सर 69 वाला क्वेश्चन। रुकिए 64 भी है क्या? हाँ 64। आप ये 4 और 9 एक ही जैसा बनाते हैं। ठीक है तो ये 64 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 50 बार बताया था मैंने, कहा था बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, और आ गया। आपके सामने पेश है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। था क्या, किसी बॉडी को रख दो तो उससे हीट एनर्जी लॉस हो रही है, यानी रेट ऑफ कूलिंग जो था वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें कह रहा है कि क्या गिवन बिलो द 4 केसेस इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। अच्छा कुछ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस हो रहा है, तो 4 केसेस है। पहला, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। मेरी बात ध्यान सुन लेना, आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। अब बर्फ को डाल दो पानी में, अब बर्फ जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। पहला ये कह रहा वाटर इज बॉइलिंग इन द ओपन कंटेनर। वाटर जो है कंटेनर के अंदर बॉयल हो रहा है, मतलब एक तरफ से हीट एनर्जी आप दे रहे हो और दूसरी तरफ से हीट एनर्जी जा भी रहा है। ठीक है। तीसरा कह रहा अ कप ऑफ मेटल मेटल रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस। मेटालिक रॉड उठा के रख दो फर्नेस में, वो गर्म हो रहा है और फिर थोड़ा थोड़ा हीट एनर्जी वो लॉस भी कर रहा होगा। चौथा कह रहा अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड, कहां गया ये अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन अ टेबल। एक गरम चाय की प्याली हो, एक कॉफी की प्याली हो, गरम चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो। सुनो तो अच्छा। टेबल पे रखा गया, अब वो ठंडा हो रहा। फिर कह रहा इन विच ऑफ द अबव केसेस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। अब आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी एप्लीकेबल है जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो और हीट एनर्जी केवल एक जगह से या तो जा रहा हो या तो आ रहा हो। कहने का मतलब यह है, तो ये जो कप ऑफ कॉफी है वो केवल ठंडा हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली 4 यानी 4 ये वाला। ठीक है। बाकी हर जगह पे एक जगह से हीट एनर्जी मिल रही है तो दूसरी जगह एनर्जी जा रही है, तो ये आराम से हो जाएगा। हो गया 64 वाले पास 65 भी है। 65 क्वेश्चन नंबर देखो, अरे आ गया भैया 65 क्वेश्चन आ गया, है ना? देखो उड़ता हुआ एक आदमी बहुत तेजी से ये स्काई डाइविंग कर रहा है, ऊपर से नीचे आ तो रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, स्काई डाइविंग करने वाली बात आए, चाहे पैराशूट लेकर के हम कूद जाते हैं, चाहे फिर आपने देखा होगा दक्षिण भारत के फिल्मों में क्या होता है, कच्छे नाड़ा वाला कच्छा पहनते हैं, फिर ऐसे धोती को पैराशूट बना के कूद जाते हैं। तो चाहे ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, एक फोर्स, इसको ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, या फिर उसको फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हो, जो एयर का है ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे आपका वेट यानी mg लगेगा। तो समझ गए? तो फोर्स P इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी एंड फोर्स Q इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। ये देखो आ गया तुम्हारे सामने। अरे सर ये है, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 71। आप सुनो, क्वेश्चन नंबर 71 इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, परेशान होने की जरूरत है। अभी क्या करना है, अभी केवल अभी आंसर की बताना है, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे अभी कुछ देर के बाद ही।
तो कह रहा इसमें जो आंसर आया हुआ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है ये 71 वाला है, 70 ए का 1 का ए वाला आंसर है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। 72 में कितना ऑप्शन है सर जी, कौन सा सही? 72 में सर ये सी वाला ऑप्शन सही है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें भी आर्किमिडीज थ्योरम लगाना था, रो वी जी बराबर एम ए लगाना, तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। 73 वाला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 73 वाला क्वेश्चन नंबर 73 फिर से बता दे रहा हूं, बिजली के बिल के ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब कि यह क्वेश्चन 50 बार करवा गया। सिर्फ आपको इतना बताना चाहिए था कि जितना भी बिजली का बिल आ रहा है उसका 20% जो है वो लाइट एनर्जी में जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, मान लो गुरुजी 100 रुपया आंसर आ गया, उसका 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपया। 20 रुपया हो गया। अब आपको 100 रुपया निकालना सिखाया गया था, अगर परसेंटेज निकालना आता तो 1 सेकंड के अंदर आप आंसर परसेंटेज तो आता, बस तो फिर आंसर 8th पास है। ये देखिए 73 का डी वाला ऑप्शन सही है क्या? वेरी गुड बात। अरे आप डी वाला, तो 73 का डी वाला ऑप्शन सही है। बस 74 जल्दी बताओ। 74 में क्या कह रहा है? 74 का आंसर क्या ये है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हाँ 74 का ऑप्शन इसमें लिखा होगा। अरे 74 सी और सी। अरे इसमें हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। हीट एनर्जी कब जाता है, कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और सर एक चीज बताएं आपको, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें भाई रैंकर्स बैच में इतनी बार पढ़ाई जा चुकी है। मतलब पहले तो पढ़ाया गया, फिर रिवीजन कराया गया, तब पढ़ाया गया, उसके बाद कम से कम ये तो क्वेश्चन को कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन रैंकर्स बैच में भाई कराए गए थे। इतनी बार कराए गए थे, यूट्यूब पर भी कराए गए तुमको, ठीक है? तो उन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा कि द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट्स इन द रेशियो 1:7। अरे कुछ भी मास हो भाई, मैंने क्या कहा था? एक बॉडी है m1, एक दूसरा बॉडी है m2, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ए पर कितना लग रहा है? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बी पर कितना लग रहा है? gm1 उतना ही लग रहा। दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, बस ड्यू टू, मतलब कोई एक दूसरे की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है अगर उनका मास अलग अलग है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ये पूरी दुनिया जानती है। m1 जितना फोर्स m2 पे लगाएगा, m2 उतना ही फोर्स m1 पे लगाएगा, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है ना? समझ में आ गई बात। ओके गाइस, आगे बढ़ाते हैं मामले को। 75 का भैया आंसर जो आ रहा है वो सी वाला सी जितना इधर से उतना ही उधर से, तो 1:1। उसके बाद अच्छा आ गया है 76। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मां कसम मैंने क्लास में करवा रखा है, चाहे वो रैंकर्स बैच हो, चाहे ऑफलाइन बैच हो, चाहे ऑनलाइन बैच हो, ये मैंने क्लास में करवा रखा है, फ्रिक्शन में करवा रखा है, ठीक है? तो देखिए इसमें 100 किलो न्यूटन आंसर है कितना? लग रहा है 76 का। अरे बस डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। कुछ करना ही नहीं है, डिस्टेंस दिया गया, एक्सेलरेशन निकालना है, ए बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2s से निकाल लोगे, एफ बराबर एम ए लगाओगे, 1000 इंटू 100 आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। 1,00,000 न्यूटन, यानी हम कह सकते हैं कितना? 100 किलो न्यूटन। ठीक है? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बस खाली आपसे कह रहा कि बच्चा आपको 320 ग्राम का एक बॉडी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 625 जूल है, mgh बराबर 625 कर दो, मास को इसमें चेंज कर लो, क्या नाम है, किलोग्राम में, तो आपका जो हाइट आ जाएगा ना बेटा, वो अंडर रूट में जो भी आएगा हाइट, मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा, वो आ जाएगा 625 इंटू 25, 625 इंटू 100 अपॉन 16, ये हाइट आ जाएगा। अभी आपको इंटू 100 अपॉन 16 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे रूट हैं, सारे रूट हैं। और अंडर रूट 2gh आपको पता है कि जबकि एक बॉडी ऊपर से छोड़ा जाता है तो कितनी स्पीड से टकराता है? अंडर रूट 2gh। ये मैंने क्लास में करवा रखा है और मैंने बोला था 1D मोशन से ये वाले क्वेश्चन आते हैं, h हाइट से कोई बॉडी छोड़ो तो कितनी स्पीड से टकराता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है, पहले हाइट कैसे निकालूं? तो mgh बराबर लगा दो ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, h बराबर जो भी आएगा आंसर आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकंड। इसका सोल्यूशन आपको डिटेल में मिलेगा। सब 77 का ए वाला ऑप्शन सही है। 78 बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 78 की बात अगर हम बताएं, ये कह रहा है एक बार पूर्व दिशा में जाता है, उसके बाद कह रहे हैं फिर साउथ में जाता है, ईस्ट में जाता है फिर साउथ में जाता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। उसका बेस पता होगा, हाफ AT स्क्वायर और हाफ AT स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों में एक्सेलरेशन दिया गया है और दोनों में टाइम 10 सेकंड दिया गया है। तो एक तरफ का एस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर,
फिर हाफ एड स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट में करके निकाल लोगे। अंडर रूट में 80,000 प्लस 10,000, अंडर रूट में हो जाएगा 90,000, और उसका जैसे स्क्वायर रूट लोगे 300 मीटर, यानी सी वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बेटा देखो तुमने नहीं बच्चे यहाँ पर करके रखा हुआ है। हाँ चलो भाई, वो मैं बहुत बढ़िया करके बताऊंगा। भैया 77 नंबर, हाँ। देखने दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 78 78 के बाद है 79 है। अरे रुक जाइए भाई, 79 है। 79 ये है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से पढ़ाने लगे आप? नहीं है मैंने 79 वाला नहीं है भाई, 79 103 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब 103 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई आपके लिए। ठीक ठीक ठीक। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, बताओ। चलो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आ गए हैं हम लोग 103 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये देखो 103 नंबर वाला क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। कह रहा 5 ओम और 7 ओम दोनों सीरीज में है, तो कितना हो गया? 12 हो गया। और 36 ओम जो है उससे पैरेलल में 12 इंटू 36 अपॉन 12 प्लस 36 48 हो जाएगा। नीचे आएगा 4, और 4 से 36 काट दोगे तो 9 आ जाएगा। ये सी वाला बहुत थर्ड क्वालिटी का ऑप्शन, और ये नोट्स में कराया गया क्वेश्चन है गुरुजी। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पे है पैरेलल में और सीरीज में। मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट से तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जरूर आएगा। ये लीजिए, ठीक है। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आप सबको पता होना चाहिए, आर्किमिडीज थ्योरम पे थोड़ा सा यूज है, लेकिन सबको पता है कि तेल पानी के अंदर नहीं घुलता है या तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है पानी से कम होती है। इसमें कह रहा है ये जो C1 है इसकी डेंसिटी ρ1 है, पानी का जो है वो रो है, और इसका जो है वो ρ2 है। ये पानी में डूब गया है, मतलब ये पानी से ज्यादा डेंसर है, उसके बाद पानी, और सबसे कम ये, तो ρ1 इज लेस देन ρw इज लेस देन ρ2। कहने का मतलब यही करना था, ठीक है। सॉरी नहीं, ρ1 नहीं, ये सबसे बड़ा हो गया, उसका उल्टा इसका उल्टा है। ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ρ2 हो जाएगा, उसके बाद ρw, फिर ρ1 हो जाएगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कोई इसमें बड़ी बात। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है, ये वाला क्वेश्चन एस्ट्रोनॉट है। अब सुनो इसमें कुछ नहीं विलियम की बात हो गुरुजी, इसमें कुछ नहीं। हाँ, सुनीता विलियम्स वगैरह जानते ही हो तुम लोग। कह रहा है एक एस्ट्रोनॉट हुज वेट ऑफ अर्थ पे जो है उसका वेट जो है 600 न्यूटन है। कह रहा है स्पेस स्टेशन में, इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अराउंड द अर्थ, इट मींस दैट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर स्पेस स्टेशन में चले गए हैं जब उनका वेट 0 है, वेटलेसनेस का मतलब आप समझ रहे हो, वेटलेसनेस का मतलब होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही 0 हो गया है। अब आपको पता है बेटा, वेट 0 हो सकता है लेकिन मास 0 नहीं हो सकता। इट मींस W बराबर mg होता है, जो 0 क्या हुआ होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल g की वैल्यू 0 हो गई, वो किसी भी प्लेनेट की वजह से हो। तो इसमें सीधे सीधे ग्रेविटेशनल पुल जो होगा अर्थ की वजह से, वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था गुरुजी? 105 नंबर क्वेश्चन का 105 का सी वाला ऑप्शन सही है। 106 भी है। हाँ, ये लीजिए, हम मदद करते जा रहे हैं आपकी। हाँ ठीक। आप लड्डू खिलाएंगे बाद में? हमको लड्डू खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल खिलाएंगे। तब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था, जैसे नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। कह रहा इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट। जाहिर सी बात है, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो चाहे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा चाहे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। पहला वाला सही। इट सेटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल थर्ड लॉ ऑफ मोशन को करता। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ जानते हो सब लोग? Each action has equal and opposite हाँ, reaction। न्यूटन को पता है भैया, ये इतना तो हम भी जानते हैं। देखो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, भाई लॉ ऑफ मोशन सबको है ना, पता। हाँ। तो दूसरा है एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तीसरा कह रहा, ये बड़ा अच्छा था ना, सुनो एक्शन और रिएक्शन। अब कह रहा इट में अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। बिल्कुल, फ्लूइड और सॉलिड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है और यह कांटेक्ट फोर्स ही माना जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? नहीं तो जैसे बर्फ के ऊपर सरकते हुए चले जाते हो, ऐसे पानी के ऊपर भी सरकते चले जाते। पानी आपको आगे की तरफ धक्का सिर्फ इसलिए दे पाता है क्योंकि पानी और ये जो जहाज है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कोसिटी है। तो तीनों वाले ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, तो डी वाला ऑप्शन लप से सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। अब आ गए हम लोग, रुक जाइए, 107 नंबर वाला है।
हाँ। ये देखो रे ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन बताया था, रे सर ने बताया था, हमको याद है। हाँ। जब आप पिछली बार हम लोग साथ में आए थे, सर ने बताया था कि भैया रे ऑप्टिक्स जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन जरूर और आएगा, मैं आ गया। हाँ, लेकिन ये था कि अब की बार यूपीएससी वालों ने डांका डाला है थोड़ा सा, रे ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन अभी एनएलएम से क्वेश्चन पूछ लिए थे। बस हम लोगों का क्या नाम है, नसीब इतना बढ़िया था कि एनएलएम हम लोगों ने बहुत दबा के पढ़ा था, इसलिए कोई बहुत घंटा फर्क नहीं पड़ पाया। और एनएलएम सर उसमें ही पढ़ा था ना आपने, जो एक सर की स्पेशल क्लास होती थी रात में 9 बजे। हाँ, पूरी क्लास उसमें कंप्लीट एनएलएम मैंने पढ़ा था, मुझे भी याद है। अच्छा इधर देखो, ये कह रहा है कि एक पतला लेंस है, और ये सब लोग देख लो कॉन्वेक्स लेंस है। एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि जब मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया था तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया था। मैंने कहा था आंख में जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और बहुत पतला लेंस होता है। और जब मैं आई डिफेक्ट पढ़ा रहा था तो इस टाइप का ही मैं बनवा रहा था वहां पे क्या डायग्राम। और वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। इसमें से कोई एक ही ऐसा है ऑप्शन है जिसमें लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, तो इसको तो अंधी करके क्वेश्चन कर देते तुम, ए वाला ऑप्शन सही कर देते। एट द सेम टाइम इसी के पैरेलल में क्वेश्चन ऑफ 107 का ए वाला ऑप्शन सही है। 109 में देखो ए बी, थोड़ा ऊपर करिए, 109 सब लोग देख लेंगे। ये बैटरी है, थोड़ा हाँ। बैटरी दिया गया, 4 अलग अलग सर्किट दिए गए हैं और हर एक सर्किट में बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। आपको बताना कौन सा बल्ब ज्यादा चमक रहा होगा। तो बस आपको इतना समझना होगा कि जहां पर ज्यादा पावर आएगा, P बराबर V स्क्वायर बाई R लगाओ, चाहे P बराबर I स्क्वायर इंटू R लगाओ, जहां पे पावर ज्यादा आएगा वो बल्ब ज्यादा चमक रहा होगा। इसका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। बट यहां पे अगर मैं देखूं, देखो यहां पे एक सेल है जिसका वोल्टेज अगर B लेते हो तो यहां पे बैटरी है तो इसका 2V लोगे। अगर इसका दो है तो इनका रेजिस्टेंस R तो यह 2R हो जाएगा। इसका पावर हो जाएगा, किसी एक का पावर अगर आप निकालोगे तो V स्क्वायर बाई R होगा। ठीक है, अच्छा मतलब अलग अलग बल्ब दिए गए, अलग अलग सबका है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा चमक रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा, तो जब चौथे वाले सर्किट का आप निकालोगे तो यहां पे 2V है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/2 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 2V का स्क्वायर यानी 4V स्क्वायर अपॉन R/2, सीधे सीधे 8V स्क्वायर बाई R हो जाएगा, इसलिए ज्यादा चमक रहा होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका और डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हाल फिलहाल के लिए अभी तुरंत जरूरत है आपको आंसर शीट की, तो वो वाला बात बस सर 110। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 की अगर हम बात करें तो कह रहा कोई आदमी चाहे स्कूबा डाइविंग कर रहा है, चाहे वो पैराशूट से कूद गया छत से, लेकिन बिना पैराशूट के नहीं कूदना है तभी हो पाएगा। तो हुआ ये है कि जब आप पैराशूट से कूद जाते हो तो एक टाइम पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपका एमजी नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। एमजी वाला फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ही स्पीड से आप नीचे की तरफ जाने लगते हो, आपकी वेलोसिटी बढ़ने, हाँ, आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेटेड मोशन करते हो और नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ रहे होते हो, लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो इन चारों ग्राफ में बताना कौन सा। तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है। एक टाइम जाने के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेते हो, लेकिन तब तक ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं या बायंसी फोर्स बोल सकते हैं, वो फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और नीचे वाला फोर्स धीरे धीरे घट रहा होता है। और तब तक होता यह है कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, फिक्स, मतलब बराबर हो जाता है mg के, और उस समय नेट फोर्स 0 हो जाता है। और उसके जस्ट बाद क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स बढ़ने लगता है। जब ऊपर वाला फोर्स बढ़ने लगता है, अब जाहिर सी बात है अगर आप एक आध किलोमीटर नीचे आ चुके हैं तो उस समय आपकी स्पीड हो चुकी होगी कम से कम नहीं तो 200-300 मीटर पर सेकंड। अगर इतने स्पीड से जमीन से टकराओगे ना तो चद्दर में लपेट के जाओगे, जाहिर सी बात है नॉर्मल हो नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाता है, नीचे वाला फोर्स कम हो जाता है। अब ऊपर वाला फोर्स जब बढ़ गया तो डी एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। और आपने देखा होगा जब नीचे उतरते हैं तो आराम से ऐसे उतरते हैं जैसे लग रहा है कि अभी जस्ट गाड़ी से उतर रहे हैं नीचे, तो वाली परिस्थिति होती है। इसका मतलब क्या है कि जब शुरू में क्या हुआ, शुरू में वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और बाद में वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो भैया देख लो जरा कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तब कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों जब ऊपर की तरफ वाला फोर्स और नीचे की तरफ वाला फोर्स कांस्टेंट रहा हो, यानी उनका जो भी नेट डिफरेंस रहा हो वो कांस्टेंट रहा हो। लेकिन ऊपर वाला फोर्स लगातार बढ़ रहा था और नीचे वाला फोर्स तो फिक्स था,
तो जाहिर सी बात है क्या था, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रहा था, यानी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा था। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। कब, जब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, क्योंकि देखो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा अब भैया आ जाता है। अभी है अरे है भाई, रुकिए, हम बता रहे हम बताएंगे। अरे रुक जाइए भाई, हम बताएंगे। ठीक। ये हमारे पास लिखा रखा है, इसलिए हम बता रहे हैं। ये आ गया, हाँ, ये लीजिए। ये जो है, ये कह रहा है कि लीवर आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में 3 टाइप के लीवर आपको पढ़ाएंगे। लप्पू सा क्वेश्चन, हाँ, लप्पू सा क्वेश्चन है। कह रहा सेकंड क्लास का लीवर क्या होता है, सेकंड क्लास का लीवर वो होता है जिसमें लोड जो होता है वो बीच में आ जाए। तो लोड बीच में कहां भैया, देखो जरा, ये सी वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा चीज है, क्लास 8th या 9th में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन तुम लोग गलत करके आ रहे हो तो भैया हम तुरंत यहीं जाएं, कहीं खिड़की से कूद जाएं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर कौन सा था, इसका सी वाला। बच्चे समझ गए सर। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन दिया है, इसमें खाली आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसमें हो जाएगा 600/11 आएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। इतना सिंपल। और करंट की वैल्यू इसमें देखो, करंट की वैल्यू दिया भी गया है, और करंट की वैल्यू निकाल लोगे, जब सारा कैलकुलेशन कर लोगे इसका ऑप्शन कहां भेज दिया आपने? अरे रुक जाइए भाई, इसका ऑप्शन इधर है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे है इसका ऑप्शन। तो इसमें आंसर जो आएगा आपका 5.5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर करंट आएगा, और वोल्टेज 300 हो जाएगा। वोल्टेज तो वैसे भी पैरेलल में सेम होता है, ये कैलकुलेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाल फिलहाल के लिए इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहां तक भैया जितने भी थे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, ये 130, खत्म हो गए। 132 का बी वाला ऑप्शन। मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, बी वाला, और क्या। अच्छा, तो ये 2500 क्वेश्चन था, जिसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ये उन बच्चों के लिए थे जो 11 12 फाउंडेशन टाइप के बच्चे होते हैं, बट एक सही तरीके से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। केवल फिजिक्स से ही 80 क्वेश्चन आप कर सकते थे, और वो की नोट से आते। लेकिन वैसे भी अगर कोई बच्चा बहुत नॉर्मल था तो भी वो 16 क्वेश्चन एकदम सही करके आ सकता था। ठीक है, तो लीजिए गुरुजी, आप जरा अपना इधर जरा केमिस्ट्री और उसका देख लीजिए थोड़ा जल्दी ही देखो। अरे बिल्कुल देखो, पहली बात तो जितने भी सर, अब आप हमको जल्दी बताते जाइएगा, हम जल्दी से समझाते जाएंगे। आप इधर आ जाइए फिर जल्दी से, जल्दी इधर आइए। क्वेश्चन नंबर बताइए हमको बहुत तेजी से भैया, हम क्वेश्चन कराने वाले हैं तुमको। 53 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। 53 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तुम देखोगे आंसर, तुम खुद कहोगे गुरुजी ये वाला आंसर होगा। ये देखो 53 नंबर वाला क्वेश्चन कहां है, ये देखो 53 नंबर वाला क्वेश्चन ये आ गया। अरे यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द फर्स्ट शेल। भैया फर्स्ट शेल में क्या होता है, KLMN, के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। उसके बाद ये वाला सर ने बताया 277 आंसर होगा। उसके बाद आ जाओगे तो देखो यहां पे 54 नंबर वाला क्वेश्चन है। रुक जाइए गुरुजी, है रुक जाइए भाई, रुक जाइए बहुत तेज। ये देखो 55 वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला गया यहां पे, 54 भी है क्या? अरे बता देंगे, रुक जाइए भाई। 54 55 आ गया, चलो 55 देख लो। क्या बोला गया है, किसकी वैलेंसी इसमें 3 है भैया? 3 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। खत्म भाई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, सोडियम की वैलेंसी 1, तो खत्म हो गया। ये देखो इतना लंपू सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए इधर, उसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर तुम देखोगे तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, भाई फिजिकल चेंज है। अगर तुम देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, भाई फिजिकल चेंज है। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल, भाई फिजिकल चेंज है। तो क्या आंसर आ जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद फिर से याद है नहीं याद है, अरे रुक जाइए भाई, ये सब लाइन से ही है। यहां पे 57 वाला क्वेश्चन, भाई यहां पे तुम देखोगे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर तुमको याद होगा मैंने तुमको बताया था क्या यूरिया का फॉर्मूला होता है, नाच कंपनी नाच क्या होता है, NH2CO NH2, और NH2CO NH2 तो नाइट्रोजन पूछा गया, यूरिया दिया हुआ है, खत्म। अब क्या आ जाएगा भैया, देखो आ रहा है 58 वाला क्वेश्चन। अगर तुम पेन भी ना उठाते इसमें, तुम कर सकते थे इसको। क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब दिया है। बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट है यहां पे, ये बात याद रखना। तो क्या है भाई, देखो नॉट में, अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसे ही नॉर्मली देख रहे हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे तो 2 दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। यही वाला आंसर हो गया। और इसी के साथ में गुरुजी ये 54 वाला जो था वो आपका वाला भी था, इसीलिए हमने कहा कि अभी बस।
अब कौन सा है ये देखिए, ये अरे बाप रे बाप भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। ये देखो, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज, डायमंड में क्या पाया जाएगा तुमको पता है, कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड में जुड़ा रहता है, टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है, सारे कार्बन एक के साथ एक जुड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाता है, सब एक के साथ, प्योर कार्बन भैया। गधा गलत करके आया है। कोई बात नहीं है सर, अरे बच्चे ही हैं सर, बच्चे ही हैं, ठीक है। बट क्या होगा इसका भैया, कार्बन ही कार्बन होता है इसमें। ड्रॉप होता है सर। हाँ बिल्कुल, बस 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 सर, भैया क्रिस्टल फॉर्म होता है, थे गुरुजी ने भैया अभी अभी जस्ट गिफ्ट किया है डायमंड, ठीक है। अब हम क्या बात करें भैया, देखो यहां पे बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज क्या है, जिसमें कोई चीज नई चीज बनेगी, बताया था ना मैंने तुमको। क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर ही चेंज हो जा रहा है, तो चेंज हो नहीं, मतलब कुछ तुमको नया बनता तो दिख नहीं रहा है। फिर से मेल्टिंग ऑफ आइस, होगा नहीं भाई, पानी ही तो है। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड को जलाओ तो आयरन ही तो रहेगा, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, केवल और केवल एक NaOH और HCl, याद हो तो मैंने तुमको बताया था NaOH और HCl, अरे बस 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 भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है बहुत तेजी से, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर से अरे ये तो गुरुजी आपका है, ये तो गुरुजी आपका है। आओ देखते हैं यहां पर हम लोग, ये देखा ये भी आपका है, देखिए तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 60, क्वेश्चन नंबर 60 है। रुक जाइए भाई, ये देखिए, अरे बहुत 50 क्वेश्चन नंबर कहां गया, 60 रह गया, ले अरे यही यही ये नीचे से यार, आप समझ नहीं पा रहे, हम बहुत तेजी से क्वेश्चन करा रहे हैं, 60 हमने करा दिया। अब बताइए 92 बहुत भयानक तरीके से भैया 92 वाला क्वेश्चन है, और ये 92 वाला क्वेश्चन आ गया, देखो वो आ गया, 92 वाला क्वेश्चन आ गया भैया, ये देखो 92 वाला, बस गुरुजी बस, ये देखो आ गया भैया 92 वाला क्वेश्चन। और 92 वाला क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये भी तो है, अरे यार ये भी है, ये देखो ये तो मेटामॉर्फिक रॉक, ये तो हमारे गुरुजी का है, ठीक है, तो ये नहीं छूते हम लोग। क्या बोला गया है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट, लाइसोसोम के बारे में करेक्ट नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, पहला डिस्पोजेबल सिस्टम होता है भाई सेल का, यार ये तो सही बात है। ब्रेक डाउन करता है ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, यार ये थोड़ा सा भी रुकेंगे इसके लिए। सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये भी बात सही है बिल्कुल। लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, भाई एंट्री को थोड़े ना रोकेगा, एंट्री तो सेल वॉल से हो रही है, रोकने वाला कौन है, सेल वॉल, आएगा अंदर तो डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट कर देगा तो आंसर यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। बिटिया रानी ने लगाया है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब देखो 92 वाला आ गया, बताया है, एक बार नहीं भाई हजारों बार बताया है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी केवल 2 होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, देखो यहां पे बोला गया है किसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर से आ गए हैं हम लोग किस पे, हम लोग आ गए हैं यहां पे 93 पे। अगर देखोगे तो 2 बोन को कनेक्ट करने वाला कौन है, लिगामेंट है। क्या है, लिगामेंट है। टेंडॉन होता है तो यहां पे मसल और बोन हो जाती। ठीक, चलो भाई अब बताइए कौन सा, भैया जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन। 98 से पहले गुरुजी 94 भी है यहां पे। ये देखो एनर्जी कहां से बनती है, एनर्जी क्या होती है भाई, चीख चिल्ला करके तुमको जब तुम पेपर दे रहे होगे, तुम बोल रहे हो खुद से, अंदर से मेरा चेहरा निकल के आ रहा होगा, बोल रहा होगा एटीपी लगा जल्दी एटीपी, तो बस, अरे वाह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। फिर से देखो यहां पे बोला गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक थ्रू आई बड, ट्यूबर की वजह से होता है, और ट्यूबर होता है किसमें, पोटैटो में। देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं हम कि जो हमारा आलू होता है, आलू की आंखियां निकल आती है, ट्यूबर उसी को बोलते हैं बेटा, उसी में क्या होता है, पोटैटो होता है। अब क्या देखेंगे हम यहां पे, देखो बोला गया है इंटरमिक्सिंग ऑफ, बहुत तेजी से करा रहा हूं मैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट मैटर, भाई 2 पार्टिकल मिक्स हो जा रहे हैं एक में, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, केवल मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर से हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग सेपरेटिंग टेक्निक इज यूज्ड इन ब्लड, भाई सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आकर के नीचे बैठ जाती हैं, याद करो वो बात, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। फिर से हम देख रहे हैं यहां पे, तो क्या हो गया यहां पे, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो भाई सीधे नोट से आ गया, सीधे डेटा डिट्टो सेम है। फिर से हम बोल रहे हैं यहां पे, तो क्या आ गया यहां पे, देखो भैया क्वेश्चन आ गया है, बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉलीएटॉमिक, भाई पॉलीएटॉमिक, फॉस्फोरस P4 होता है, पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। सल्फर नहीं, अरे सर क्लोरीन नहीं, क्लोरीन तो आपका Cl2 होता है, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक
फॉस्फोरस होगा। समझ में आ गई बात? चलो अब देखते हैं यहाँ पे 99 वाला क्वेश्चन। बहुत तेजी से देख रहे, इतना तेजी से बढ़ता जा रहा हूं मैं। क्या है? N-3 ऑनलाइन ऑफलाइन रैंकर्स हर जगह पे ये बताया हुआ है नाइट्राइड N-3। तो आंसर क्या हो जाएगा? -3 नाइट्राइड। फिर से हम बोल रहे हैं, देखो यहां पे मास 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। भाई नाइट्रोजन, अगर तुमने यहां पे नाइट्रोजन का 14 रख दिया होगा, तुम समझ लो चंद्रिका माता जो है वो तुम्हारे पाप दे देंगे बिल्कुल तुमको। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन गैस N2 था तो 28 रखना था, 0.14 ग्राम आ रहा है यहां पे। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलो अब क्या बात कर रहे हैं भैया, बहुत ध्यान समझना। ये देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताया हुआ है। AgCl Ag और Cl2 में टूट रहा है, क्या हो जाएगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। एनसीईआरटी में साफ से सामने लिखा हुआ है, एक चाइना डिश में रखा हुआ AgCl और Cl उड़ती जा रही है, ग्रीनिश कलर की गैस है। याद है कि नहीं याद है? चलो अब क्या देख रहे हैं भैया, बहुत ध्यान से भैया बताइए इसके बाद कौन सा है? अरे यार ये भी क्वेश्चन 100 101 गया, 102 है अब। 102 में क्या है बेटा? कौन सा एंटी स्किनिंग एजेंट होता है पेंट में? तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल होता है। ठीक है, और कौन सा बचा है? 144। ये बहुत तेजी से मैं खत्म हो गया सर। 144 देख रहा है, कुछ था ही नहीं। ये 100 बस ये देखो भैया, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, सिंपल सी बात। फिर से हम बोलेंगे कि यहां पे क्या बोला गया? बैलेंस डाइट। भाई हर चीज होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट, फाइबर, वाटर, हर चीज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? बर्गर। अब बर्गर में नहीं होता इतनी सारी चीजें, ठीक है? तो बैलेंस डाइट नहीं है, जो मम्मी खाना आती है वही बैलेंस डाइट है। तो क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा आंसर। फिर से अब अरे भैया ये खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे नोज में बताया था, ये चाहे जितनी दबाओ फिर से वैसे हो जाती है, चाहे कान का जितना समोसा बनाओ फिर से वैसे हो जाता है। और अगर तुम यहां देखोगे, यहां पे ये नी, ये पीछे बैकबोन में, तो यहां पे भी कार्टिलेज होती है, एक ही में नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं नी जॉइंट। और खत्म हो जाएगा यहां पर। अभी देखो ये आ गया तुम्हारे सामने, कौन सा क्वेश्चन है बताइए जल्दी से भैया। 147 और 180 48 और ये 147। रुकिए 146 के बाद में 147 ऊपर ही है। ये देखो 147 कहां है बेटा? 147 जे वाला। क्या बोला गया है? कौन सा पार्ट होता है जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कराता है फॉर एक्सक्रीशन? बेटा फिल्ट्रेशन कराने का काम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और कराएगा बोमेंस कैप्सूल। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोमेंस कैप्सूल। ये सिक्रीशन कराएगा, रीनल वेन कोई मतलब नहीं है, यूरेटर ले जाने का काम करता है। ठीक, फिर से ऑर्गेनिज्म ऑफ विच फॉलोइंग फाइलम, जिनमें स्पंज पाया जाता है। बेटा स्पंज होता है पोरीफेरा का मेंबर होता है। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या आ जाएगा? पोरीफेरा। गुरुजी खत्म हो गया बेटा आंसर की। देख रहे हो तुम, खड़ा मैं लिटरली बता रहा हूं। 149 करके एक क्वेश्चन। 149 आपका रह गया क्या? हाँ। अरे जल्दी देख लो। A point object is placed at the center of curvature of spherical concave mirror. Which one of the following would be the correct location of image? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा जाता कॉनकेव मिरर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है भैया। अगर सही तरीके से किसी बच्चे ने, चलो एक क्वेश्चन तो आ गया रे ऑप्टिक्स से। सॉरी, दो क्वेश्चन आ गया। और मैंने बोला था कि चाहे कहीं से आए चाहे ना आए, लेकिन कहां से आएगा? ये मिरर से आएगा, कॉनकेव मिरर से। और आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो बस हो गया, काफी बातें सारी हो चुकी हैं। बस। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ एक मिनट फिर और एक क्या एक और क्वेश्चन है क्या? 27 क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया क्या? अरे बाप रे बाप। लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। Which one of the following is correct for person suffering from myopia? मायोपिया यानी जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, उसको पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कह रहा है? द पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर। खैर वो पहला वाला ही सही हो जाएगा लप्पा से। ठीक है, बस। तो बाकी बातें हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाई देखो बहुत बढ़िया तरीके से तुमको हम लोगों ने सोल्यूशन दे दिया। अब मिला लो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चन सही नहीं हुए। आई से आएगा और ये से आएगा, तो चलो 6 तो नहीं आया, लेकिन 3 क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन मिले। मैं डरा हुआ था। ठीक है, नहीं सर, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने किया है और बच्चों के रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि सर जितना आपने पढ़ाया था उतना आया है। रैंकर्स बैच वाले हमारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से करके आए हैं। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े थे वो सारे करके आए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सो आई एक्सपेक्ट
कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, आपने मिला लिए होंगे नंबर, और ये राज है गुरुजी के बाल काले होने का। बट फिर भी हम कहेंगे बेटा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप चीज़ें मिला लीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़। ये इसका जो वीडियो सॉल्यूशन अभी कुछ देर के बाद, जब तक ये देख चुके होंगे उसके जस्ट बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये जरूरी इसलिए था, वैसे तो लगभग 95% सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है, और इसमें केमिस्ट्री में बायो में क्या ही सॉल्यूशन तुम देखोगे, है ना। तो बस ठीक है, जिसका जैसा पेपर दिया गया है, अब जो बीत गया वो बीत गया, पिछली बीती गई चीजों पे रिग्रेट नहीं करना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, इसी के साथ में जय हिंद, जय महाकाल।